गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त साम्राज्य। प्रिय विद्यार्थियों, हमने गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 275 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हुए हैं उनका कल हमने अध्ययन किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट जो थे, राजा जो थे, वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया था। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, बढ़ावा दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एक नंबर का कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, फाहियान के जो विवरण हैं, उसके जो लेख हैं, उनसे ज्ञात होता है कि गुप्त जो साम्राज्य था वो सुशासित था। उसमें अपराध बहुत ही कम होते थे, कर भार भी बहुत कम था। राजकाज, शासन करने की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत साहित्य की उन्नति सबसे ज्यादा गुप्त काल में मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकंटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक नंबर के 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। कालिदास की 2 रचनाओं के नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता का नाम बताइए। रघुवंशम महाकाव्य किसने लिखा? शूद्रक की रचना का नाम या मृच्छकंटिकम के लेखक मुद्रा राक्षस की रचना का नाम या विशाख दत्त के ग्रंथ का नाम बताइए। और संस्कृत साहित्य की उन्नति का टॉपिक बड़े 4 नंबर के प्रश्न में बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति अगला टॉपिक बन जाएगा। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची थी। प्रिय विद्यार्थियों, उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातु कला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा मिलती है। यानी अगला टॉपिक बन जाएगा कला के क्षेत्र में उन्नति। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है
देखिए गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि। इस काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां निम्नलिखित रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की उन्नति। प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य की बहुत उन्नति हुई। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम और मेघदूत नामक महाकाव्यों की रचना की थी। शूद्रक ने मृच्छकंटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखे थे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला टॉपिक बन जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति। गुप्त काल में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि में अत्यधिक उन्नति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी हुआ था। अगला टॉपिक बनेगा कला के क्षेत्र में उन्नति। कला के क्षेत्र में उन्नति। प्रिय विद्यार्थियों, मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा से प्राप्त 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज से प्राप्त 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति से तत्कालीन धातु कला की उन्नति के प्रमाण मिले हैं। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला की भी अत्यधिक उन्नति हुई है। इस युग में अनेक भव्य और विशाल मंदिर बनाए गए, जिनमें भूमरा का मंदिर, तिकुआ का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर आदि उल्लेखनीय है। अजंता तथा बाघ की गुफाओं से गुप्त कालीन सर्वोत्कृष्ट चित्र मिलते हैं, सबसे अच्छे चित्र मिलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये था गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धि। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गुप्त कालीन समाज का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त कालीन जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का जो स्थान था वो सर्वोच्च माना जाता था। ब्राह्मणों के कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र जो था वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता था। शूद्र सेवा प्रदाता था। हालांकि गुप्त काल में जातियों के विषय में जो व्यवसाय का बंधन था वो स्थिर ढीला होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर के जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक जो कार्य होते थे उसमें पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का उस समय प्रचलन था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्राह्मण विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह। स्वयंवर प्रथा भी मौजूद थी। प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त काल में मिश्रित जातियां मुर्दावस्ती, करण, अंबस, प्रासव आदि उग्र थी, क्रांतिकारी थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया था। गुप्त कालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सबसे पहले अधिकार होता था। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजन था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनको हम हरिजन बोलते हैं। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था।
उनके प्रमुख कर्तव्य थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था, वैश्य का कार्य व्यवसाय वाणिज्य था, शूद्र हरिजन का मुख्य कर्तव्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन ढीला होने लगा था, परंतु फिर भी वर्णों का धार गुण और क्रम न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का स्थान समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा भी प्रचलित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे, जिसमें एक में लड़का निम्न कुल का, लड़की उच्च कुल की, और एक में लड़की उच्च कुल की और लड़का निम्न कुल। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श अच्छा रूप है, चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। समाज में मिश्रित जातियां भी थी। अंबस, कर्ण, प्रासव, उगर आदि मिश्रित जातियां थी। कायस्थ गुप्तकाल में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में गिना जाने लगा था। प्रिय विद्यार्थी, इसी के साथ आपका गुप्त काल जो था, गुप्त वंश जो था, वो आज कंप्लीट हो चुका है। कल एक नया वंश, वर्धन वंश हम प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।